Subscribe and press the bell icon on YouTube app and never miss an update. हेलो डियर फ्रेंड्स, तो आज की क्लास में अपन क्या करने जा रहे हैं, जो पुराने वीडियोस में कुछ क्वेश्चंस बचे थे गेट प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम्स विच इज बेस्ड ऑन इवेंट, उसको कंटिन्यू करके मैं कुछ एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स लेने जा रहा हूं। तो चलिए इसी सीक्वेंस में एक पहला प्रॉब्लम लेने जा रहा हूं मैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। वीडियो को थोड़ा सा होल्ड करना और प्रॉपरली पूरे के पूरे इस कंप्लीट स्टेटमेंट को रीड करना। उसको रीड करने के बाद वहां से जो आउटकम है इसको मैंने स्टैक किए हैं, ध्यान देना। स्टैक कर रहे हैं तो वहां से आउटकम थे क्या देखेंगे। ये जो प्रॉब्लम है बेसिकली एक प्रोबेबिलिटी का प्रॉब्लम नहीं है, कहीं भी प्रोबेबिलिटी डिस्कस नहीं किया गया है। यहाँ बेसिकली लास्ट में आपसे पूछा गया है ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जो कायदे से कोई सा भी सब्जेक्ट लेके नहीं पढ़ रहे हैं, और ये प्रॉब्लम है परफेक्ट सेट का। मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स में लिस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन जानबूझ के प्रॉब्लम ले रहा हूं। क्यों? क्योंकि अगर आप एक्सियोमेटिक अप्रोच से प्रोबेबिलिटी सॉल्व करते हैं, इसका मतलब वो अप्रोच तो कहीं ना कहीं सेट थ्योरी से ही बेस्ड है। तो आपको सेट थ्योरी के एक दो प्रॉब्लम कर लेने से डेफिनेटली आपकी डिटेलिंग कहीं ना कहीं क्या होगी, वाइड होगी। तो देखो डिटेल्स क्या क्या दिया हुआ है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, 200। मान लो मैंने पूरा का पूरा एक सैंपल स्पेस को एस मार्क किया है, जो स्टूडेंट का सैंपल स्पेस है। एन ऑफ एस जो है वो कितने हैं, 200। एन क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट, और ये पूरे का पूरा जो सेट है वो 200 स्टूडेंट का सेट है। सिमिलरली नेक्स्ट जो है वो एन ऑफ पी मैंने मार्क किया है, यहां लिखा हुआ है क्लियरली कि जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लेके पढ़ रहे हैं जो स्टूडेंट है वो कितने हैं, 125। सिमिलरली डेटा स्ट्रक्चर लेके जो पढ़ रहे हैं वो कितने हैं, 85। सिमिलरली कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन लेके जो पढ़ रहे हैं वो कितने हैं, 65। एक डिटेल इसके साथ और चिपकाया हुआ है कि कायदे से कुछ बच्चे जो क्या कर रहे हैं, प्रोग्रामिंग और साथ में क्या, डी का मतलब डेटा स्ट्रक्चर दोनों साथ लेके पढ़ रहे हैं। ऐसे कितने बच्चे हैं या फिर ऐसे कितने एलिमेंट इन सेट में, 50। सिमिलरली प्रोग्रामिंग, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन 35, डेटा स्ट्रक्चर, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन 30। लास्ट में एक चीज दिया हुआ है कि 15 नंबर ऑफ स्टूडेंट आर स्टडिंग बाय टेकिंग ऑल ऑफ 3 सब्जेक्ट विच इज इक्वल्स टू 15। आपको निकालना क्या है, ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जो कायदे से कोई सा भी सब्जेक्ट लेके नहीं पढ़ रहे हैं। इसका मतलब आपको एरिया निकालना है इस पूरे के पूरे रिमेनिंग पोर्शन का। क्यों? ना तो ये पी में फॉल हुए, ना डी में फॉल हुए, ना सी में फॉल हुए, कुछ ऐसा। ठीक है, तो एन ऑफ एस क्या है, इस पूरे के पूरे सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट पूरा का पूरा। एन ऑफ पी क्या है, ये केवल के लिए जो सर्किल दिख रहा है ना, इसने जितने भी एलिमेंट कवर किए हैं। एन ऑफ डी, इसने जितने एलिमेंट कवर किए हैं। एन ऑफ सी, इसने जितने एलिमेंट कवर किए हैं। एन ऑफ पी इंटरसेक्शन डी, पी और इंटरसेक्शन डी का मतलब ये रीजन, ये जो रीजन है अगर मैं बनाऊं तो ये जो रीजन है, ये रीजन, ये क्या है, पी इंटरसेक्शन डी का रीजन है। सिमिलरली पी इंटरसेक्शन सी का रीजन, ये रीजन, ये जो है वो पी इंटरसेक्शन सी का रीजन है। देख के समझ में आ रहा होगा, पी इंटरसेक्शन सी। सिमिलरली डी इंटरसेक्शन सी, ये रीजन, ये क्या है, डी इंटरसेक्शन सी का रीजन है। और अगर मैं देखूं पी इंटरसेक्शन डी इंटरसेक्शन सी, तो कुछ रीजन ऐसा है, ये देखो, कुछ ऐसा और ऐसा, ये रीजन। ठीक है, और मैंने पहले भी बोला था आपको बेसिकली एरिया कौन सा चाहिए, ये पूरे के पूरे जो रीजन है उससे बाहर का रीजन चाहिए। कैसे निकालोगे यार? सबसे पहली बात तो एक चीज ध्यान देना, अगर आपने क्या ऐड किया, सबसे पहले पहला वाला गोला ऐड किया, इसको मैंने लिखा एन ऑफ पी, दूसरा लिखा मैंने एन ऑफ डी, तीसरा लिखा मैंने एन ऑफ सी। अब पंगा ये है, ध्यान देना, एन ऑफ पी में आपने उस हर एक स्टूडेंट को पिक कर लिया जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से था। पी ऑफ एन ऑफ डी का मतलब आपने हर एक वो स्टूडेंट को पिक कर लिया जो डेटा स्ट्रक्चर से था। सिमिलरली हर एक वो स्टूडेंट को कवर कर लिया जिसने जो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन से कवर हो रहा था। लेकिन पंगा ये है, जब आपने नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट पी लिया और नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट डी लिया, तो ये जो रीजन है ना, कौन सा रीजन, पी इंटरसेक्शन डी, वो 2 बार आ चुका है। वो पी के साथ भी आ चुका है और डी के साथ भी आ चुका है, लेकिन अगर आप काउंट करोगे तो एक ही बार काउंट करोगे। इसका मतलब इसमें ये 2 बार आ चुका है, एक बार तो हटाना पड़ेगा। तो आपको क्या करना होगा, एन ऑफ पी इंटरसेक्शन डी माइनस। सिमिलरली जब आपने क्या लिया है, डी लिया है और सी लिया है, तो कायदे से ये जो रीजन है ना, डी इंटरसेक्शन सी का रीजन, वो आपने 2 बार ले लिया है, डी के साथ भी ले लिया है, सी के साथ भी ले लिया है, वो भी हटाना पड़ेगा आपको। तो ये होगा डी इंटरसेक्शन सी। सिमिलरली इस रीजन में आपने प्रोग्रामिंग और कंप्यूटर तो साथ में ऐड किया, लेकिन ये जो रीजन है ना, पी इंटरसेक्शन सी, वो पी के साथ भी इंक्लूड हुआ है, सी के साथ भी इंक्लूड हुआ है। तो कायदे से एक बार तो रिमूव करना होगा, ये होगा दिस। लेकिन इस पूरे के पूरे पंगे में शायद आपने एक चीज ध्यान नहीं दिया,
ये जो रीजन है, कौन सा रीजन बोला जाए, P इंटरसेक्शन D इंटरसेक्शन C, ये कहीं भी नहीं बचा। रीजन N ऑफ P, N ऑफ D, N ऑफ C, ये तीनों में ये वाला रीजन था। N ऑफ P इंटरसेक्शन D, N ऑफ D इंटरसेक्शन C, N ऑफ P इंटरसेक्शन C में भी ये तीनों रीजन था। इसका मतलब यहां से भी आपने कॉमन रीजन को हटा लिया है, इंटरसेक्शन ऑफ 3, यहां से भी कॉमन सेक्शन को हटा लिया, यहां से भी कॉमन सेक्शन को हटा लिया। इसका मतलब आपने पूरे के पूरे एरिया को अकुमुलेट कर लिया एक्सेप्ट दिस, तो इसको अलग से जोड़ना पड़ेगा। ये होगा N ऑफ P इंटरसेक्शन D इंटरसेक्शन C। कल के दिन ध्यान देना, ये जो प्रॉब्लम बनेगा वो किसका बनेगा भाई मेरे, ये बनेगा N ऑफ P यूनियन D यूनियन C का, ये। और यही प्रोबेबिलिटी के फॉर्म में भी चेंज हो सकता है। कल के दिन अगर 3 इवेंट की अगर यूनियन की प्रोबेबिलिटी निकालनी होगी तो ये होगा P ऑफ P यूनियन मे बी A यूनियन B यूनियन C, तो ये होगा A B C, ये केवल प्रोबेबिलिटीज में चेंज हो जाएगा। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटरसेक्शन C, C इंटरसेक्शन A, एंड देयर आफ्टर प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। बट यहां प्रोबेबिलिटी नहीं है, मुझे नंबर्स के बारे में बात करना है। तो N ऑफ P, N ऑफ D, N ऑफ C ये सब दिए हुए हैं, तो इससे आप ये निकाल पाओगे नंबर ऑफ स्टूडेंट जो पढ़ रहे हैं, चाहे वो प्रोग्रामिंग से हो, चाहे वो डेटा स्ट्रक्चर से हो, चाहे कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन से हो, चाहे 2 से हो, चाहे वो 3 से हो, लेकिन जो पढ़ रहे हैं। लेकिन आपको नंबर इसकी नहीं चाहिए, आपको नंबर चाहिए जो किसी में नहीं पढ़ रहे हैं। तो 200 में से जो भी इस सेट के पार्ट नहीं होंगे बाय डिफॉल्ट, वो क्या होंगे, इन तीनों में से कोई से भी सब्जेक्ट के स्टूडेंट नहीं होंगे। सो हियर इज गोना बी 200 माइनस ऑफ, ये पूरा का पूरा डेटा पिक करना होगा। N ऑफ P देखो, N ऑफ P कितना है, 125, 85, देन 65, देन माइनस दिस ऑल 3 डेटास 50 माइनस 35 माइनस 30 प्लस 15। सो यहां से आप आसानी से इसका आंसर निकाल सकते हैं। लेट्स डू दैट एंड द आंसर इज गोना बी 200 माइनस 125 माइनस 85 माइनस 65 प्लस 50 प्लस 35 प्लस 30 माइनस 15। द आंसर इज गोना बी 25। इसका मतलब 175 स्टूडेंट कुछ ना कुछ तो पढ़ रहे हैं, लेकिन जो बचे 25 स्टूडेंट हैं, दे आर नॉट हैविंग एनी सॉर्ट ऑफ एजुकेशन एटलीस्ट आउट ऑफ 3 नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स। तो इसमें से कोई भी सब्जेक्ट को चूज नहीं किया गया, तो आंसर इज गोना बी सी। तो कल के दिन यही प्रॉब्लम प्रोबेबिलिटी का भी हो सकता था, आपको नंबर्स की जगह में इनकी प्रोबेबिलिटीज दी हुई हो सकती थी, और वहां अगर आप कैलकुलेशन करते तो ये n की जगह में, बिकॉज आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सर्टेन सैंपल स्पेस, यहां मैं इसकी जगह में n की जगह में p होता था। फॉर्मूला आप बिल्कुल बाय हार्ट करके रखेंगे व्हाट इट इज। तो आज के बाद से ध्यान रखना, P ऑफ A यूनियन B यूनियन C इज इक्वल्स टू P ऑफ A प्लस P ऑफ B प्लस P ऑफ C माइनस ऑफ P ऑफ A माइनस ऑफ P माइनस ऑफ P प्लस P। दैट्स व्हाट इट इज। ठीक है, मैंने जानबूझ के प्रॉब्लम ले लिया कि अभी तक ये प्रॉब्लम तो सेट थ्योरी के फॉर्म में आया है, कल के दिन प्रोबेबिलिटी में ये प्रॉब्लम आ सकता है जहां 3 क्या है अलग अलग इवेंट्स इन्वॉल्व हैं और शायद आप उनका यूनियन निकालना चाह रहे हैं। सो इज दैट पार्ट क्लियर? सो दिस इज नथिंग बट द आंसर विच इज नथिंग बट 25। चलिए, तो इसी सीक्वेंस में अपन नेक्स्ट प्रॉब्लम लेने जा रहे हैं। लिखा हुआ है इसमें प्रॉब्लम, द चांस ऑफ ए स्टूडेंट पासिंग एन एग्जाम इज 20%। यार सीधे सीधे क्या लिखो, P of P, probability for passing a certain student an exam is 20%. आगे क्या लिखा हुआ है, the chance of a student passing the exam and getting above 90%। यार एक काम करो, P इंटरसेक्शन एंड गेटिंग मार्क्स अबो 90%। अबो को 90% को मैंने क्या लिख लिया, 90% यहाँ। तो देखो मैं अलग अलग इवेंट नहीं भी लिख रहा हूं तो आपको एक फेयर आइडिया हो गया। इट्स अ प्रोबेबिलिटी फॉर गेटिंग पास, इट्स अ प्रोबेबिलिटी फॉर गेटिंग पास एज वेल एज गेटिंग मार्क्स ग्रेटर देन 90%। कितना दिया हुआ है, इज 5%। आपसे पूछा क्या गया है, आगे देखेंगे। गिवन दैट द स्टूडेंट पासेस द एग्जामिनेशन, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी में ये क्या है, फिर से एक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है जहां स्टूडेंट पास तो हो गया है। आगे पूछा हुआ है द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट गेट्स अबव 90%, इसका मतलब मुझे निकालना है m ऑफ 90%। यही हुआ इसका मतलब। यार ये फिर से कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की प्रॉब्लम है, कैसे निकाल सकते हो आप, दैट विल बी इक्वल्स टू ऑफ P इंटरसेक्शन
m of 90% divided by of p. What is that? It's gonna be, ध्यान देंगे, इसकी वैल्यू निकाली हुई है 5% divided by of 20%. Put together, the value is gonna be 1/4, which is gonna be option B. Option B. Is that part clear? So it's quite easy calculation. चलिए इसी सीक्वेंस से अपन नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं. Let's see what it is. We are going to take the next problem. What the problem states, we'll see that. देखो प्रॉब्लम में लिखा हुआ है the probability of getting head in a single toss of a biased coin. तो यार ध्यान देना, ये प्रॉब्लम अब किसका है? अनबायस्ड इवेंट का नहीं है, ये बायस्ड इवेंट का है. बायस्ड इवेंट का है. अदरवाइज हेड के आने की प्रोबेबिलिटी और 10 की आने की प्रोबेबिलिटी इक्वी प्रोबेबल होती है, और ये होती कितनी? 1/2 ये बोले तो 0.5. तो यहाँ ये लिखा हुआ है कि हेड के आने की प्रोबेबिलिटी एक सिंगल कॉइन में कितनी है? 0.3. इसका मतलब हेड की आने की प्रोबेबिलिटी मैंने क्या ली है? 0.3. तो डेफिनेटली टेल के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1 - 0.3 बोले तो कितना? 0.7. तो कहीं ना कहीं ये क्या है? एक बायस्ड एक्सपेरिमेंट है, और वो किसकी तरफ बायस्ड है? टेल की तरफ बायस्ड है. इसका मतलब आपने कुछ ना कुछ चेंज किया है कॉइन के केस में, कंस्ट्रक्शन में, मेटालिक कंस्ट्रक्शन में, सच दैट कि टेल के आने की अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है. That's also fine. आगे लिखा हुआ ध्यान देना, the coin is tossed repeatedly till a head is obtained. If the tosses are independent, then the probability of getting head for the first time in the fifth toss. इसका मतलब आपको पहली बार हेड चाहिए किसमें? फिफ्थ टॉस में. इसका मतलब जो पहला जो टॉस होगा, दूसरा, तीसरा और चौथा टॉस होगा, उसमें डेफिनेटली आपको क्या चाहिए? टेल चाहिए. और जो पांचवा है उसमें क्या चाहिए? आपको हेड चाहिए. तो फर्स्ट में ध्यान देंगे, आपको क्या चाहिए? टेल चाहिए. टेल के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.7. दूसरे में भी टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0.7, क्योंकि ये क्या है? पहली बात तो इवेंट जो है इंडिपेंडेंट है, बोल भी रहा है और समझ में भी आ रहा है. अलग अलग कॉइन को टॉस करोगे तो उनके आने के इवेंट्स आने की प्रोबेबिलिटी इन डिफरेंट व्हाट टॉसिंग डेफिनेटली क्या होंगे? एक इंडिपेंडेंट इवेंट क्रिएट करेंगे. क्या होगा? 1 2 3 4. 0.7 कितनी बार मल्टीप्लाई होगा? 4 बार. ये क्या हो जाएगा? 2⁴. और हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होने जा रही है भाई मेरे? 0.3. केवल मल्टीप्लाई ही तो करना है. थोड़ा ध्यान देना, ये यूजुअली प्रॉब्लम ऐसा भी हो सकता था कि एक फेयर कॉइन का अगर आप टॉस कर रहे हो तो क्या है? आपको एग्जैक्टली फिफ्थ टाइम पे हेड के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? इससे पहले सबके सब टेल हैं, तो ये क्या होता? हाफ 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 हाफ, और ये भी हाफ होता. ये तब का केस था जब ये प्रॉब्लम क्या होता? अनबायस्ड होता या इक्वी प्रोबेबल होता. बट ये केस अभी नहीं है. यू विल गेट द आंसर. इट्स गोना बी 0.7 to the power 4 into 0.3. you'll get the answer. So the result is gonna be 0.07203, and that is what the answer is all about. Is that part clear? तो ये बायस्ड इवेंट थे. ठीक है, चलो इसी सीक्वेंस अपन एक नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं. इधर सा प्रॉब्लम है, देखो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मतलब एक बच्चा तो क्लियर है जो बड़ा बच्चा है, या एक बच्चा जो है वो क्या है? बॉय है. दोनों के बॉय होने की प्रोबेबिलिटी का मतलब आपने कंडीशनली एक चीज तो बोल दिया कि पहला बॉय है भाई उसको बगल करो. इसका मतलब दूसरा बच्चा भी बॉय होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो वो दूसरा बच्चा जो हो सकता था या तो गर्ल या बॉय हो सकता था. तो नंबर ऑफ इवेंट इन योर सैंपल स्पेस कितना होगा? 2 होगा, और उसमें से आपको वो बॉय ही चाहिए. सो आंसर इज गोना बी व्हाट? 1/2. तो ये प्रॉब्लम में बहुत लंबा चौड़ा कथनी करने वाली चीज नहीं है. कहानी ये है कि आपको ये सर्टनली या कंडीशनली एक प्रोबेबिलिटी का प्रॉब्लम है जिसमें एक इवेंट हो चुका है, बड़ा बच्चा क्या है? लड़का है. तो दूसरा बच्चे के भी लड़के होने के चांसेस, तो दूसरे बच्चे के पास कायदे से 2 वेरिएशंस हो सकते थे. आइदर इट वुड हैव बीन गर्ल, आइदर इट वुड हैव बीन व्हाट? बॉय. तो नंबर ऑफ इवेंट्स इन अ सैंपल स्पेस कुड हैव बीन 2, लेकिन इसमें से फेवरेबल नंबर ऑफ इवेंट्स जो है केवल एक है, और वो है बॉय होने की प्रोबेबिलिटी. पुट टुगेदर इज गोना बी 1/2. सो आई थिंक फिर से मैं बोल रहा हूं कि प्रॉब्लम थोड़ा सा ऑफ ट्रैक लगा जरूर होगा, बट इट्स गोना बी क्वाइट सिंपलर प्रॉब्लम. ठीक है, चलिए इसी प्रॉब्लम को देखते हुए अपन एक नया प्रॉब्लम ले लेते हैं. ये प्रॉब्लम है किसका? गेट IT ईयर ऑफ 2004. इट्स वन ऑफ द सिंपलेस्ट प्रॉब्लम. थोड़ा लॉजिकली अंडरस्टैंड करना पड़ेगा. प्रॉब्लम क्या है? इन अ पॉपुलेशन ऑफ n फैमिलीज, 50% ऑफ द फैमिलीज हैव 3 चिल्ड्रन, 30% ऑफ द फैमिलीज हैव 2 चिल्ड्रन, रिमेनिंग फैमिलीज हैव 1 चिल्ड्रन. यार देखो, थोड़ा आसान करने के लिए प्रॉब्लम को ये मान के चल लो, ध्यान देना थोड़ा अच्छे से. इन अ पॉपुलेशन ऑफ n फैमिलीज, टोटल फैमिलीज कितने हैं? n फैमिलीज. n फैमिली के जो 50% है उनके पास कितने बच्चे हैं मेरे भाई? कितने बच्चे हैं मेरे पास? 3 चिल्ड्रन है. तो यार n को थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लो. बाय द वे मेरे पास क्या है? 100 फैमिलीज हैं. कितने फैमिलीज हैं मेरे पास? 100 फैमिलीज. 100 फैमिलीज के 50% फैमिलीज के पास कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं. 50% मतलब कि 100 का 50% कितना हुआ? 50 फैमिली. 50 में कितने बच्चे हैं आपके? 3 एक फैमिली के पास बच्चे हैं. तो 150 बच्चे तो फॉल कर गए किसमें? 3 चिल्ड्रन इन ईच फैमिली के सेगमेंट में. ठीक है, ठीक है, आगे देखता हूं मैं. आगे लिखा हुआ है 30% ऑफ द फैमिली. 30% ऑफ द फैमिली, 100 का 30% कितना होता है? 30 होता है. उनके पास कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे इंडिविजुअली. कितना होगा? 60. और बचे हुए जो हैं
बचे हुए। इसका मतलब डेफिनेटली आपने पहले 50% फैमिली को पिक कर लिया, 30% फैमिली को पिक कर लिया, तो बचे कितने हैं? 20% फैमिली। इसका मतलब कितना? 20 फैमिली। 20 फैमिली में हर एक फैमिली के पास एक बच्चे हैं, बोले तो एक बच्चे के सेगमेंट में कितने बच्चे आएंगे? 20। अब आपसे पूछा गया है कि इन पूरे के पूरे बच्चों को वेल मिक्स्ड कर दिया गया है और उसमें से एक बच्चे को रैंडमली पिक किया गया है, तो उनके दो क्या चिल्ड्रन वाली फैमिली से पिक करने की प्रोबेबिलिटी क्या है? सीधी सी बात है, टोटल नंबर ऑफ इवेंट इन अ सैंपल स्पेस क्या होगा? 150 प्लस 20 इट विल बिकम 170, 170 प्लस 60 इट विल बिकम 230, इट विल बिकम 230 वेयर इट इज, या इट्स 230। और इसमें से आपको क्या चाहिए? वो बच्चा कहां से पिक हो? 2 सेगमेंट से पिक हो। तो ये ऊपर क्या हो सकता है? 60 और नीचे हो सकता है 230, और जब आप इनको क्या करेंगे? क्रॉस कैंसिल करेंगे, सो द आंसर इज गोना बी 6 डिवाइडेड बाय 23। तो प्रॉब्लम थोड़ा सा ऑफ ट्रैक डिजाइन करने की जरूर कोशिश की गई है, लेकिन इस टाइप के प्रॉब्लम को आप क्लासिकली आराम से सॉल्व कर सकते हैं। पेशेंटली आपको क्या करना है? डिटेल्स पढ़ने हैं और उस डिटेल्स से क्या करना है? रिस्पॉन्ड कर। चलिए, तो मेरे को लगता है कि अब आपको ये डिटेल्स क्लियर होंगे। सो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, ठीक है, नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।